नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके से एक नगरीय सभ्यता था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वैदिक कल्चर। अब हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस को पढ़ने जा रहे हैं कि इंडस और वैदिक कल्चर में डिफरेंसेस क्या है। तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा कि ये एक अर्बन सेटलमेंट था और वैदिक कल्चर जो आगे पढ़ेंगे हम लोग वो एक रूरल कल्चर है। अर्बन सेटलमेंट है, इसका मेजर ऑक्यूपेशन जो है, मुख्य व्यवसाय जो है ये लोग का एग्रीकल्चर है, जबकि वैदिक कल्चर में ये लोग का मेजर ऑक्यूपेशन जो है ये पेस्टोरल है, पशुपालन। इस समय क्या है, मेजर ऑक्यूपेशन है इन द वैदिक कल्चर। ये सिटी जो है ये प्लान्ड सिटीज़ है, जबकि यहाँ पर टाउन का क्या है, एब्सेंस है, क्योंकि ये रूरल कल्चर है। और यहाँ पे जो घर बने हुए थे बताए थे मेनली जिस बने हुए थे बंट ब्रिक के, जबकि यहाँ पे जो घर बने रहेंगे वो मड ब्रिक का। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर बहुत व्यापक स्तर पे हो रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस हो जाएगा, जिसके चलते ये लोग क्या करेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स भी करेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे क्या है कि ये लोग जो खेती करेंगे सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए। वैदिक कल्चर में सिर्फ जो एग्रीकल्चर होगा वो सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए, किसी प्रकार का सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं होगा। इसलिए ये लोग जो ट्रेड भी करेगा, ये लोग ट्रेड क्या करेगा, बहुत कम, ना के बराबर। फिर इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वैदिक कल्चर जो थे, वैदिक आर्यंस जो थे, वो लोग आयरन के बारे में विशेष जानकारी था। फिर इसके बाद यहाँ पर घोड़े के बारे में भी जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ वैदिक आर्यंस के पास घोड़े का रथ का जानकारी था। घोड़ा था और कई प्रकार के रथ था, उस रथ को घोड़ा खींचता था। जैसे कोई एक घोड़ा एक छोटा रथ को खींचा, फिर दो घोड़ा, फिर ऐसे ही कोई तीन घोड़ा, तो उस टाइप का अलग अलग प्रकार का रथ हुआ करता था वैदिक कल्चर में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है यहाँ एक शांत प्रकार का सोसाइटी समाज था, पीसफुल था, और किसी भी प्रकार का विपन्स और आर्मी का कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जो है आर्यंस जो थे घोड़े और रथ के वजह से यहाँ पे वार का जिक्र है, और साथ ही साथ ये अपने पास हेलमेट और एक सुरक्षा कवच के रूप में पहनते थे, ताकि सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके अपने शरीर को वैदिक कल्चर में। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सेकुलर सिविलाइजेशन है, सेकुलर सिविलाइजेशन है। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में देखेंगे किस तरीके से पर्सोनिफाइड एक कंसेप्ट देखे थे हम लोग, कि किस तरीके से हम लोग जो नेचुरलिस्टिक जो पूजा कर रहे थे, फिर वो ईश्वर का जो आराधना था वो हम पर्सन के फॉर्म में, और फिर इसके बाद इम्पर्सनिफिकेशन में हम बताए थे कि किस तरीके से वो फिर ईश्वर को क्या करते हैं, पूरे संसार में हर जगह ईश्वर को मानते हैं, कण कण में क्या करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सिल्स मिला था पशुपति और मदर गॉडेस का। और यहाँ पे जो है हम लोग आगे जो देखेंगे वैदिक कल्चर और को दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे। नेक्स्ट, वैदिक सिविलाइजेशन का जो कालखंड है, जो इसका पीरियड है, ये 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के कालखंड में से हम लोग रखेंगे। 1500 से कितने, 600 बीसी में। हम लोगों ने देखा किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के बीच में रखा। इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। तो वैदिक सभ्यता जो है इसे हम दो भागों में डिवाइड करके, एक मोटा मोटी हम लोग तौर पे देख लिए कि वैदिक सिविलाइजेशन में
इससे पहले दोनों का हम डिफरेंस करके बताए, वैदिक सिविलाइजेशन का और इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब हम लोग इसे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि वैदिक पीरियड को हम दो भागों में बांटेंगे, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड रहेगा ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, और लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रखेंगे। यहाँ पे जो है जो वैदिक सभ्यता जो है इसे स्थापित करने में आर्यंस की मुख्य भूमिका रही है। किसकी? आर्यंस की, मतलब आर्य लोग की मुख्य भूमिका रही है। लेकिन इतिहासकारों ने इस पे एक मत नहीं है कि ये आर्य कहाँ से आए और ये इनका मूल निवास कहाँ का है। ये डिबेट का मुद्दा है, वाद विवाद का ये क्या है, मुद्दा बना हुआ है। तो कुछ इतिहासकारों ने इसे बोले कि भारत में जो आर्यंस है ये विदेश से आए, मतलब भारत के बाहर से आए। और कुछ लोग इतिहासकारों ने माना कि ये इंडिजीनियस से, ये लोग कहीं से आए नहीं, ये लोग खुद से यहीं के थे शुरू से ही। नेटिव थ्योरी या इंडिजीनियस थ्योरी। जो भारत बाहर से आए जो मानते हैं, आउटसाइड से आए, इसमें से मेनली जो है कुछ का मानना था कि ये यूरोप से आए। कहाँ से आए? यूरोप से। इसमें फेमस इतिहासकार है मॉर्गन और विलियम जोन्स। इन लोग का मानना था कि ये साउथ साइबेरियन के क्षेत्र से आए। रसिया का जो मोस्टली जो ईस्टर्न पार्ट का जो साउथ का जो रीजन है वहाँ से है, मतलब एबव द ब्लैक सी के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है, और साथ ही साथ कजाकिस्तान से जो ऊपर वाला जो है साइबेरिया का क्षेत्र, साउथ साइबेरिया के क्षेत्र से आए ये लोग। किसका मानना था? यह मॉर्गन और विलियम जोन्स का। पेनाका नामक एक प्रोफेसर ने माना ये जर्मनी से माइग्रेट करके भारत पहुँचे। फिर पी गाइल्स का मानना था कि यह हंगरी से कहाँ है, भारत है। पेनाका जो फिर वहाँ जो जर्मनी का जो हिटलर रहा आगे चल कर के, जो हिटलर था रेडिकल हिट जो था नाजी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये तो पिनाका थ्योरी को और आगे बढ़ा दिया और बोलिए कि हम आर्यंस हैं, हम प्योर रेस का हैं, और हम इस तरीके से पूरे विश्व में क्या करेंगे, शासन करेंगे। और इन्होंने टारगेट कर लिया किसको? जेविस को और रशियंस लोग को, हिटलर। तो ये पेनाका थ्योरी को ही क्या किया, प्रमोट कर दिया हिटलर। फिर पी गाइल्स जो है वो हंगरी से बताया कि ये कहाँ से आए हैं, हंगरी से कहाँ, भारत की ओर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल एशियन थ्योरी, कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए। इसमें से हिस्टोरियन फेमस है मैक्स मुलर और मेयर। इन लोगों का मानना था कि ये कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से। और कुछ इंडियन हिस्टोरियंस भी है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मानना है कि ये तिब्बत से आए हैं। कहाँ से आए हैं? तिब्बत से। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये आर्कटिक रीजन से आए हैं, आर्कटिक रीजन। इन इतिहासकारों ने अपना अपना सारा एविडेंस दिया कि आर्य आए कहाँ से, और उसका क्रिटिसाइज भी होता गया। यूरोपियंस थ्योरी जो है ये साइबेरिया से आए, तो ये अपना एविडेंस दिए कि कुछ लिंग्विस्टिक के आधार पर कुछ लैंग्वेज जो है हमारा क्या करता है, मैच करता है। इसलिए कि यहाँ से मैच करता है भाषा, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, ये सब जो भाषा मैच करता है, तो उस पे आधार पे ये लोग क्या बोला कि यूरोपियन थ्योरी, कि ये आर्य कहाँ से आए हैं, तो यूरोप से आए हैं। सेंट्रल एशिया ने अपना एविडेंस प्रूफ किया कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कि सेंट्रल एशिया से हैं। ये लोगों ने भी लिंग्विस्टिक को आधार माना। फिर साथ ही साथ ये लोग डीएनए सीक्वेंसिंग के आधार पे भी बताया कि वाई क्रोमोजोम्स जो है मैच कर रहा है। वहाँ का जो मेल है, मतलब जो मानव कंकाल का जब जांच हुआ तो वाई क्रोमोजोम्स सिमिलर पाया जा रहा है, जिसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मध्य एशिया से आया। तिब्बत का थ्योरी का मानना था, तिब्बत थ्योरी दयानंद सरस्वती का, कि ये लोग तिब्बत से, आर्कटिक रीजन, बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे कि ये आर्कटिक रीजन से आए। यहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ़ का इलाका था, क्लाइमेट चेंज हुआ, फिर वो लोग शिफ्ट किया किधर, यूरोप की तरफ। फिर धीरे धीरे ये लोग यूरोप से किधर की ओर बढ़ा,
भारत की ओर बढ़ा। तो ये आर्कटिक रीजन। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने क्या किया, इन्हें इंडिजीनियस बताया, जिसमें जितने भी बाहर से आए थ्योरी को ये लोग चैलेंज किया। तो ये लोगों ने भी अपना बेस दिया, जिसमें से फेमस हिस्टोरियन AC दास, संपूर्णानंद, KN शास्त्री, BL लाल और SP गुप्ता, इन सबों का मानना है कि आर्य जो है वो नेटिव थे, यहीं के थे, ये कहीं बाहर के नहीं थे। लेकिन एक इस्टेब्लिश्ड मत है जो अभी तक जो मान्य है हिस्टोरियन, ये लोग जो इंडियन थ्योरी, इंडिजीनियस थ्योरी या नेटिव थ्योरी जो है इंडियन थ्योरी, ये लोग जो है अभी तक प्रूफ पूरी ढंग से नहीं कर पाए हैं कि जब ये चैलेंज किए हैं तो जितने भी एविडेंस दिए हैं वो सारे एविडेंस ये लोग के हिसाब से ज़्यादा देना होगा तभी ये प्रूफ होगा। तो इसलिए अभी तक जो इस्टेब्लिश्ड मत माना गया है वो सेंट्रल एशियन थ्योरी। आर्य कहाँ से आए तो मध्य एशिया से आए हैं, लेकिन अभी भी ये मूल निवास के स्थान और इसके आगमन के क्रम में जो है अभी भी विवाद है, अस्पष्ट है पूरी तरीके से। जो मध्य एशिया से, जो सेंट्रल एशिया से जो आर्यंस आए हैं, इसके पीछे का तर्क ह्यूमन स्केलेटन, जो जीनोमिक फॉर्मेशन, जो वाई क्रोमोजोम्स जो सिमिलर पाया गया, और साथ ही साथ एक इंस्क्रिप्शन पाया गया टर्की से, वोगज कोई इंस्क्रिप्शन जो है ये टर्की से पाया गया लगभग 1500 BC के आसपास में। इसमें जो है 4 वैदिक गॉड्स के बारे में जिक्र किया गया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य। ये 4 वैदिक गॉड्स के बारे में जिक्र किया गया है और ये कहाँ पाया गया है, एशिया माइनर तुर्क, कहाँ, ये टर्की से पाया गया है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये प्रोबेबली जो चांसेस है आर्यन कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आए हैं। ये लोग कैसे आए तो सेंट्रल एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए, फिर ये लोग अफ़गानिस्तान में आया, फिर अफ़गानिस्तान के बाद पंजाब क्षेत्र में आया, फिर पंजाब से जब सेटल्ड हुआ ये लोग अफ़गानिस्तान में और पंजाब में, तो फिर आगे बढ़ेगा, कुछ समय के बाद ये लोग हरियाणा तरफ शिफ्ट करेगा, फिर इसके बाद दिल्ली के तरफ, फिर ईस्टर्न यूपी, फिर वेस्टर्न यूपी, फिर बिहार आते आते ये लोग को 600 BC लगभग हो जाएगा। और फिर ये 600 BC के बाद ये लोग बड़ा साम्राज्य का उत्थान होगा। तो आर्य जो है बहुत तेज़ी से ये लोग एक्सपेंड कर रहा था। इसके पीछे का वजह था कि ये लोग घोड़े का उपयोग करना जानता था, रथ वाला घोड़ा ये लोग उपयोग करता था। बताए थे कि रथ भी कई प्रकार का है, जैसे कोई 1-2 घोड़ा खींच रहा है तो उस टाइप का छोटा रथ हो गया, कोई 3 घोड़ा खींच रहा है तो उसे बड़ा रथ हो गया, 10 घोड़ा वाला रथ है तो वो और बड़ा रथ हो गया। तो ये लोग घोड़े का उपयोग करता था रथ के फॉर्म में। फिर इसके बाद ये लोग आयरन का भी इस्तेमाल करना जान गया, टूल्स उसका बनाने लगा। तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, ये लोग टूल्स वगैरह बनाने लगा कब, लेटर वैदिक पीरियड में। और फिर साथ ही साथ ये लोग के पास जो कवच था, बताए थे कि एक हेलमेट और कवच का इस्तेमाल करता था, अपने शरीर पर ढकने के लिए कवच और हाथ में ऐसे लिए रहता था सेफ्टी के लिए, और हेलमेट पहनता था। और साथ ही साथ ये लोग को जो था राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन था। तो इसलिए जिसके वजह से ये लोग क्या हुआ, बहुत तेज़ी से ये लोग क्या किया, एक्सपेंड किया भारत में आर्यंस। अब इसके बाद इसमें डिबेट होता है कि आर्यंस कौन थे, ये लोग कहाँ से आए थे। ये तो समझ में आ गया कि अभी भी क्या है, अस्पष्ट है, अलग अलग इतिहासकारों के बीच में क्या है, एक मत नहीं है। तो आर्यंस कौन थे, तो ये लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। साथ ही साथ ये लोग का जो कद है वो क्या है, लंबा है, हाइट ये लोग का लंबा था। और ये लोग थोड़ा फेयर कलर का था, कैसा था कलर इन लोग का, फेयर। और ये लोग खुद अपने आप को क्या बोले कि हम मैसेंजर हैं, किसके, ईश्वर के द्वारा भेजा गया, हम क्या है, मैसेंजर है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत है। फिर साथ ही साथ ये लोग उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति मानता अपने आप को कि हम किसमें, हाई क्लास पीपल हैं। साथ ही साथ ये लोग किसका, संस्कृत का ज्ञाता था, संस्कृत भाषा का ये क्या था, ज्ञाता था। और संस्कृत भाषा किस स्क्रिप्ट में है, देवनागरी। यदि हड़प्पन सिविलाइजेशन, यदि हम स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं तो बहुत से तथ्य को हम समझ सकते हैं कि आर्यंस कहाँ के थे और कहाँ, इसे समझने में हमें क्या होगा, और आसानी होगा। लेकिन अभी तक हम लोग क्या किए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इतिहासकारों को इसमें दिक्कत हो रहा है समझने में।
तो आर्य क्या थे? श्रेष्ठ व्यक्ति, और जो कुल उच्च कुल में जो जन्मा व्यक्ति है, जो हाई क्लास पीपल है, वो लोग क्या करते हैं? आर्यन से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि हम लोग दो भागों में बांट कर देखेंगे, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, इसमें हम लोग देखेंगे कि 4 वैदिक टेक्स्ट है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है ऋग्वेद को देखेंगे, किसको? ऋग्वेद को, जो पहला वेद है। और फिर इसके बाद जो 3 वेद है, प्रमुख 4 वेद हुआ, 4 वेद, जिसमें से एक वेद जो है अर्ली वैदिक पीरियड में, बाकी जो 3 है वो लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया गया? इसको लिखा गया। तो ऋग्वेदिक पीरियड भी इसे हम कहते हैं। लेटर वैदिक पीरियड को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऋग्वेद मोस्टली है। तो ओल्ड, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा बुक है, पूरे विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बुक है। इसमें 10 मंडल है, मतलब मंडल कहने का मतलब एक बुक है मोटा सा, उसमें 10 चैप्टर है, और चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो चैप्टर जो है वो एक एक किताब के बराबर है, इस टाइप से। तो 10 मंडल है, और उसमें हाइम्स मतलब 1028 इसमें सूक्त है, मतलब भजन के फॉर्म में, जैसे भजन होता है तो सूक्त, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1028 क्या है? सूक्त है। अब मंडल कितना है? चैप्टर कितना है? एक किताब है, उसमें 10 चैप्टर है। इसमें जो 10 चैप्टर है, तो जो तीसरा मंडल है उसमें जो है गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया। किसका? गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र किसके लिए डेडिकेटेड है? सूर्य देवता के लिए डेडिकेटेड है। और कौन से भगवान? सावित्री देवी के लिए, सूर्य देवता या सावित्री देवी के लिए, सूर्य देवता। और ये इसको कंपोज कौन किए हैं? गायत्री मंत्र कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। तो थर्ड मंडल में किसका जिक्र है? गायत्री मंत्र का। फिर चौथे मंडल में जो है इसमें एग्रीकल्चर का जिक्र किया गया है। 9वें मंडल जो 9th है, मतलब 9th जो चैप्टर है, उसमें सोम देवता का जिक्र किया गया है। सोम देवता का जिक्र किया गया है, मतलब कहने का मतलब है जंगल वगैरह के बारे में बताया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है, जिसमें 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम आता है, आदि पुरुष, जिसमें 4 फोल्ड सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण सिस्टम का जिक्र किया है। ऋग्वेद में जो शुरुआती है वर्ण जो है, वर्ण हम लोग देखे थे पहले क्लास, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े थे तो क्लास जो था वो 6 क्लास में डिवाइड था। कितने क्लास में डिवाइड था? 6 क्लास में। और साथ ही साथ वो जो था वो कर्म के आधार पे था। किसके आधार पे था? कर्म के आधार पे। कोई भी व्यक्ति जो है एक ही फैमिली में अलग अलग क्लास में हो सकता था। अब जो है ये वर्ण के हिसाब से, वर्ण का मतलब होता है रंग, मतलब कलर के हिसाब से। और कलर के हिसाब से अब जो है अर्ली वैदिक पीरियड में 2 भागों में बट गया। एक बट गया है आर्यंस, जो अपने आप को श्रेष्ठ और फेयर कलर मानते हैं, और जो नन आर्यंस है ये अपने आप को आर्यंस से क्या करना, निम्न मानते हैं। कलर कैसा रहेगा? फेयर नहीं रहेगा, डार्क कलर रहेगा थोड़ा। और आर्यंस और नन आर्यंस में फिर धीरे धीरे जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा तो ये जो वर्ण सिस्टम है, आर्यंस और नन आर्यंस, ये वर्ण सिस्टम जो है अब कास्ट में बदल जाएगा। किस में? कास्ट में। तो किस तरीके से अब देखेंगे, जो अभी के समय में जो कास्ट जो है वो किस तरीके से, क्लास से वर्ण, वर्ण से कास्ट। तो 10वें मंडल में किसका जिक्र किया गया? पुरुष सुक्ता का, मतलब 4 वर्ण सिस्टम का जिक्र किया गया है। फिर इसके ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक पीरियड में, फिर इसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में, इसमें 3 वैदिक टेक्स्ट को रखा गया है।
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सामवेद जो है ये सिंगिंग का पुस्तक है। इसमें किसमें इसमें जिक्र किया गया है म्यूज़िक का, तो जिसमें सा रे गा मा पा धा नी। तो ये टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल ये कितना हो गया? 7 हो गया। तो शा रे गा मा पा धी ना सा, लास्ट में सा आ गया, मतलब फिर से वहीं से रिपीट हो गया। ये जो सा है फिर यहीं सा आ जाएगा। तो टोटल कितना साउंड हो गया म्यूजिक के लिए, सीखने के लिए? 7। तो ये किस में जिक्र किया गया है? सामवेद में। यजुर्वेद में जो है वाई से यजुर्वेद, वाई से युद्ध और यज्ञ। यजुर्वेद जो है युद्ध और यज्ञ। यज्ञ तो युद्ध और यज्ञ का जिक्र कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। और फिर इसके अथर्ववेद में किसका जिक्र किया गया है? तंत्र मंत्र का जिक्र किया गया है। मैजिक फार्मूला के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये हो गया लेटर वैदिक पे कुछ वैदिक टेक्स्ट के बारे में जाने हम लोग। 4 वैदिक टेक्स्ट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के सबसे पुराना और सबसे बड़ा, इसमें 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में तीसरे में है गायत्री मंत्र, चौथे में है एग्रीकल्चर का जिक्र, 9वें मंडल में सोम डीटी का जिक्र है और 10वें मंडल में पुरुषुक्त, जिसमें 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम का जिक्र किया गया है। और सामवेद जो है ये म्यूजिक के फॉर्म में है, म्यूजिक का किताब। और यजुर्वेद जो है वार और यज्ञ का है, और अथर्ववेद का है मैजिक फार्मूला का है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वैदिक पीरियड के समय में यहाँ का सोशल सिस्टम कैसा था, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था कैसा था। दोस्तों उससे पहले हम लोग सामाजिक व्यवस्था से पढ़ने से पहले हम लोग एक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखेंगे कि वैदिक पीरियड में जो है, वैदिक पीरियड का जो लोग है, मतलब आर्यन जो आया है, आर्यंस लोग, ये लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ और अपने आप को उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति जो कह रहा है, ये लोग किस किस के बारे में है? ज्योग्राफी के बारे में जान रहे थे। क्योंकि ये लोग कहाँ से आया है? मध्य एशिया से होते हुए, अफ़गानिस्तान होते हुए पंजाब में सेटल्ड हुआ है। तो ये लोग सप्त सिंधु रीजन में सेटल्ड किया। सबसे पहले कहाँ? जब भारत में आया तो अफ़गानिस्तान का आगे जब बढ़ा तो सप्त सिंधु रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर। 7 रिवर के किनारे ये लोग क्या किया? पहले बसा कबीले के फॉर्म में। ये लोग धीरे धीरे कबीले के फॉर्म में क्या किया? अलग अलग कबीला हुआ करता था। अभी तो पॉपुलेशन ज़्यादा है भी नहीं, पॉपुलेशन अभी क्या है? बहुत ही कम है। तो ये लोग क्या है? कबीले के फॉर्म में है, पॉपुलेशन बहुत कम है। आज का पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, उस समय तो पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करता था। तो ये 7 नदी में एक जो सबसे मेजर नदी है, जो सबसे प्रमुख नदी है, वो है सिंधु। सिंधु सबसे मेजर नदी है, क्योंकि सप्त सिंधु, 7 सिंधु के जो ट्रिब्यूटरीज है, और साथ ही साथ एक सरस्वती नदी, तो 7 हो जाएगा। तो ये जो इंडस रिवर है, इसके 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो 5 नदी इसके ट्रिब्यूटरीज, तो 5 और 1 6, और 7वां कौन हो गया? सरस्वती। ये 7 में ये लोग जो है लगभग 21 नदी के बारे में ये लोग जानते थे। 21 नदी के बारे में ये लोग क्या करते थे? जानता था। सिंधु जो है सबसे फेमस नदी और सबसे मेजर रिवर है अर्ली वैदिक पीरियड के समय में। और उस समय जो सिंधु को है सिंध बोला जाता था, सिंधु रिवर। और रावी को परुष्णी, रावी को क्या? परुष्णी। सतलज को सतुद्री, स से सतलज, एस से सतलज, एस से सतुद्री। फिर इसका चेनाब को अस्किनी, झेलम को बितस्ता, बी से व्यास, बी से बिपाशा। तो ये 5 नदी का ये पुराना नाम हुआ करता था उस समय, अर्ली वैदिक पीरियड के समय में। नया नाम हो गया रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, व्यास। तो पुराना नाम क्या हो गया? परुष्णी रावी का, सतलज का सतुद्री, चेनाब का अस्किनी, झेलम का बितस्ता, व्यास का बिपाशा। और एक जो रिवर है सरस्वती रिवर, ये सबसे पवित्र रिवर हुआ करता था उस समय के लिए। सबसे पवित्र रिवर कौन है? तो सरस्वती है। सरस्वती का पुराना नाम है नदी तमा, देवी तमा, मदे तमा। ये पुराना नाम है पूरा सरस्वती का, नदी तमा, देवी तमा और मदे तमा।
मतलब ये नदी जो है ये देवी के फॉर्म में है। तो ये क्या है, हॉली रिवर है, सबसे पवित्र नदी है। फिर इसके बाद ये लोग जो है हिमालय के बारे में जानकारी था ये लोगों को, और गंगा नदी और यमुना नदी के बारे में भी ये लोग को जानकारी था। समुद्र के बारे में भी ये लोग क्या था, ये लोग के बारे में जानकारी था। जो वैदिक जो टेक्स्ट है उसमें ये लिखा हुआ है, जिक्र किया गया है। गंगा नदी को एक बार जिक्र किया गया, यमुना का 3 बार जिक्र किया गया है। 3 बार यमुना शब्द ऋग वैदिक पीरियड में मिलेगा टेक्स्ट में, और गंगा 1 बार। हिमालय के बारे में ये लोग जानता था, और साथ ही साथ समुद्र के बारे में भी ये लोग जानता था। और ये लोग डेजर्ट, जब वहाँ पे सप्त सिंधु रीजन में आया तो पंजाब वाला भी क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या है, कुछ डेजर्ट भी है। तो वो लोग डेजर्ट को क्या बोलता था, धनु। डेजर्ट को क्या बोलता था, धनु। जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो आर्यंस जो आर्य था, ये लोग अब सप्त सिंधु से धीरे धीरे क्या करेगा, ईस्ट की ओर बढ़ेगा। पंजाब में सेटल हुआ था, हरियाणा, दिल्ली, फिर इसके बाद वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, फिर देन बिहार। तो ये लोग जो है अब गैंजेटिक वैली में आ गया, मतलब वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी तरफ बढ़ना चालू हुआ। और ये लोग जो हिमालय जो है, हिमवंत और मुंजवंत, ये 2 हिमालय की चोटी को ये लोग जानता था, जिसे हिमालय को ये लोग हिमवंत बोलता था, और हिंदू कुश जो है मुंजवंत। ये लोग विंध्या पर्वत के बारे में भी जानता था, अरावली पर्वत के बारे में भी जानता था। ये सब अरावली तो पुराना सबसे ओल्डेस्ट भी है, तो इसके बारे में ये लोग जानता था, आर्यंस लोग। फिर इसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड था तो नॉर्थ इंडिया जो है, अब ये लोग तो सेटल्ड हो गया धीरे धीरे, और कबीला के फॉर्म में लोग बढ़ते गया, यहाँ पे आर्यनाइजेशन होते गया। तो यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया है, ये लोग आर्यव्रत, नॉर्थ इंडिया को क्या बोला, आर्यव्रत। और जो सेंट्रल इंडिया है उसको मध्य देश, मध्य वाला देश, बीच वाला मध्य देश सेंट्रल इंडिया, और जो दक्षिण में उसे दक्षिणापथ कहता था। ये लोग क्या कहता था, दक्षिणापथ। तो हम लोग देखें कि इसमें किस तरीके से ये लोग जब सेटल्ड हुआ, तो पहले कहाँ, सप्त सिंधु में 7 नदियों से 5 नदी जो था ट्रिब्यूटरीज, एक सिंधु और एक सरस्वती। फिर ये लोग क्या किया, गैंजेटिक वैली की तरफ बढ़ा। फिर इसके बाद हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड के समय में सोसाइटी को देखेंगे कि वहाँ का समाज कैसा था। तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बात कर देंगे। वहाँ का जो समाज था, तो वहाँ का समाज जो है अर्ली वैदिक पीरियड में 4 वर्ण सिस्टम में बटा हुआ था। लेकिन अभी भी ये जो था कर्म आधारित था, वर्ण सिस्टम जो था ये कर्म आधारित था। मतलब कोई जिसका जैसा कर्म होगा उस वर्ण सिस्टम में वो चला जाएगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्म आधारित था। एक ही फैमिली का आदमी है, तो यदि वो शिक्षा या ज्ञानी हो गया है तो उसका फादर क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। यदि वो डिफेंस लाइन में चला गया तो उसका बेटा क्या हो गया, क्षत्रिय हो गया। यदि उसका एक बेटा मान लेते हैं व्यापार करने लगा तो वैश्य हो गया। और अब मान लेते हैं कि उसके घर में उसकी जो माँ थी, यदि वो हाउस होल्ड का काम करने लगी तो शूद्र हो गई। तो इस हिसाब से कोई भी एक ही फैमिली में क्या करता था, कर्म आधारित था। मतलब एक वर्ण सिस्टम से दूसरे, एक ही फैमिली का लोग क्या करते थे, अलग अलग वर्ण सिस्टम में एक ही फैमिली में दिखता था। जो हम बताए थे कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है, जिससे आदि पुरुष ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ। ये जो 4 वर्णा सिस्टम जो है आदि पुरुष माना गया कि ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ। जैसे उसके मुंह से, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, और भुजाएं से मतलब हाथ से क्या हुआ, क्षत्रिय, और जांग से क्या हुआ, वैश्य, और पैर से जो हुआ शूद्र। ये जो आदिपुरुष जो 10वें मंडल में जो इस बात को लिखा गया, यहीं पर क्या हो गया, गलत लिख दिया गया, जिसके चलते जो है आने वाले जो लोग हैं, फिर वो शूद्र को क्या हुआ, बहुत ही क्या किया, मिजरेबल कंडीशन हो गया। शूद्रों का क्या हो गया, बहुत मिजरेबल कंडीशन हो गया। यदि उन्हें पैरों का दिया तो तुम पैरों में ही अब रहो। तो ऐसा मिजरेबल कंडीशन फिर क्या किया, आगे बनता गया।
तो ये 10वें मंडल में जिक्र किसका किया गया है? आदि पुरुष का। लेकिन अभी भी जो वर्ण सिस्टम है ये कर्म आधारित है। जब लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे तो ये जो कर्म आधारित था ये अब जन्म आधारित हो जाएगा। ये किसके आधारित हो जाएगा? ये जन्म आधारित हो जाएगा। ये अब धीरे धीरे वर्ण सिस्टम जो है ये कास्ट का रूप लेने लगेगा। मतलब एक फैमिली में यदि उसका पिताजी ब्राह्मण है तो उसका बेटा क्या रहेगा? ब्राह्मण रहेगा। फिर उसका बेटा जो रहेगा वो क्या रहेगा? ब्राह्मण ही रहेगा। बस जैसे आपस में जब शादी कर रहा है तो इंटर कास्ट शादी कर लिया तब तो तुम्हारा ये हो गया, लेकिन फिर उसका जो बेटा होगा फिर तो वो क्या रहेगा? जन्म आधारित ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो कर्म में बेस्ड था अब किस पे आधारित हो गया? बाय बर्थ हो गया। जो जिसमें जन्म लिया उस वरना सिस्टम में क्या करेगा? रहेगा। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स था वो मोस्ट पावरफुल हो गया और जो शूद्र था और कंडीशन क्या हो गया? दयनीय हो गया, मिजरेबल हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया? कंडीशन खराब हो गया। जिसके चलते क्या है? अनटचेबल क्या है? प्रैक्टिस होने लगा, छुआछूत जैसे भावना आने लगा। और अर्ली वैदिक पीरियड में जो है तो ये एक कर्म बेस्ड था और ये बाय बर्थ बेस्ड जन्म आधारित था ये लेटर वैदिक में। अर्ली वैदिक पीरियड में जब सोसाइटी जो था वो पितृ सत्तात्मक था। कैसा था? पितृ सत्तात्मक। कहने का मतलब है कि इसमें पितृ सत्तात्मक है और जो वुमेन का जो स्टेटस है मतलब महिलाओं का जो स्थिति है बेहतर था। कैसा था? अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं का स्थिति क्या था? बेहतर था। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार था कि विडो रीमैरिज कर सकते था, विधवा पुनर्विवाह कर सकता था, साथ ही साथ प्रॉपर्टी का अधिकार था और कुछ राजनीतिक अधिकार भी दिया गया, पॉलिटिकल राइट्स। तो ये इतने सारे अधिकार जो थे महिलाओं को दिया गया था। शिक्षा का अधिकार था, विडो रीमैरिज था, प्रॉपर्टी का अधिकार था। जैसे जो उसका प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के फॉर्म में उस समय क्या रहता था? पेस्टोरल था तो गाय हो गया। इस अर्ली वैदिक पीरियड के समय में मेन ऑक्यूपेशन क्या है? पेस्टोरल है। कैटल रियरिंग तो काव हो गया। कुछ हद में लैंड भी हो गया और फिर कुछ राजनीतिक अधिकार भी दिया गया। तो पितृ सत्तात्मक समाज होने के बाद भी महिलाओं का जो स्थिति था बहुत बेहतर था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे तो महिलाओं का स्थिति क्या हो जाएगा? बहुत ख़राब हो जाएगा। जितने भी ये राइट्स दिया रहेगा सारे राइट्स क्या कर लिए? छीन लिए जाएंगे। ना उन्हें एजुकेशन का अधिकार रहेगा, ना विडो रीमैरिज और राइट टू प्रॉपर्टी फिर छीन लिया जाएगा और कुछ राजनीतिक अधिकार भी क्या के लिए छीन लिया जाएगा। और जो शूद्र का जो कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगा? और ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वेद पढ़ने से क्या किया जाएगा? शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा। जो ये सब क्या था? यहीं से क्या हो गया? कंडीशन गलत होते गया। फिर आगे चल कर के जब धीरे धीरे जब भारत आगे जब आज़ाद हुआ तो फिर क्या किया गया? वुमेन सेंट्रिक और जो बैकवर्ड क्लासेस था उन लोग को रिजर्वेशन जैसा चीज़ दिया जाने लगा। फिर इसके बाद एक प्रथा चलता था अर्ली वैदिक पीरियड के समय में, नियोग प्रथा। क्या था? नियोग प्रथा। हम बताया कि वैदिक पीरियड के समय में पॉपुलेशन एक कबीले के फॉर्म में, पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसके चलते इस टाइप का प्रथा क्या किया उस समय प्रचलन में था कि जिस वैसी स्त्री जिसका कोई संतान नहीं हो रहा तो किसी अन्य पुरुष के साथ वो क्या कर सकती? यौन संबंध बना सकती थी, जिसके चलते उसका वंश क्या है? बढ़ता रहे, ताकि पॉपुलेशन कम था। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इस टाइप का प्रिवलेंट चीज़ आज देखने को नहीं मिलेगा। तो नियोग प्रथा क्या है? पूरी तरीके से समाप्त है। उस समय पॉपुलेशन बहुत कम था तो वंश को बढ़ाना भी क्या था? ज़रूरी था। तो नियोग प्रथा जैसा चीज़ क्या हुआ? प्रिवलेंट था। यहाँ पे नियोग प्रथा लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो महिला का जो स्टेटस है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शूद्र का जो स्टेटस है वो भी क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से मिजरेबल हो जाएगा। और जो राइट्स दिया गया था वुमेन्स को वो क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो वुमेन्स जो है वो सबऑर्डिनेट किसके प्रति हो जाएगी? अब मेन के प्रति सबऑर्डिनेट हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ कुछ वुमेन स्कॉलर्स हुआ
अर्ली वैदिक पीरियड के समय में महिलाओं को एजुकेशन का राइट था। तो इसमें कुछ फेमस स्कॉलर्स हुई महिला, लोपामुद्रा, अपाला, विश्वारा और घोषा। लोपामुद्रा, अपाला, विश्वारा और घोषा। इसके बाद जो है ये 4 वुमेन स्कॉलर्स और भी है, लेकिन मेन 4 है ये, लोपामुद्रा, अपाला, विश्वारा और घोषा। इस अर्ली वैदिक पीरियड के समय में चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और प्रदा प्रथा ये क्या था, एब्सेंट था। प्रदा प्रथा जो है वो तो कल्चर यूनान से आया। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रदा प्रथा वगैरह जो कॉन्सेप्ट आया ये कहाँ से, यूनान से आया है। तो चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और प्रदा प्रथा ये इस समय क्या था, चलन में नहीं था। क्यों? क्योंकि इस समय महिलाओं का जो स्थिति था बहुत ही क्या था, बेटर था। इसलिए चाइल्ड मैरिज जैसा, सती प्रैक्टिस और पर्दा प्रथा जैसा कोई चीज़ नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक स्लेवरी था, मतलब दास प्रथा चलता था। स्लेवरी जो था ये आर्य और अनार्य दोनों हो सकते थे, आर्यंस और नॉन आर्यंस दोनों हो सकते थे, मेल और फीमेल दोनों हो सकता था। स्लेवरी में कौन, मेल और फीमेल। स्लेवरी एक बहुत ही ख़राब कंडीशन होता है कि वो जीवन भर उसका क्या करेगा, स्लेव के फॉर्म में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्लेवरी था ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए था, मात्र किसके लिए था, घर के लिए, घर का काम करने के लिए स्लेवरी था। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा तो ये जो स्लेवरी सिस्टम है अब ये एग्रीकल्चर में भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी अब क्या करेगा, स्लेव होने लगेगा। मतलब उसको क्या करेगा, खरीद करके ले आएगा। तो उस समय खरीदने के लिए तो पैसा तो होता नहीं था, तो जानवर होता था उस समय, कैटल रियरिंग। तो कैटल्स दे करके उसे क्या कर लिया, खरीद लिया कि हम तुमको इतना कैटल्स देंगे, तुम मेरे यहाँ क्या करो, 4 साल 5 साल काम करते रहना है। तो ये हो गया स्लेवरी सिस्टम। तो ये किस लिए होता था, स्लेवरी सिस्टम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए होता था। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो ये स्लेवरी सिस्टम और क्या हो गया, हार्श हो गया। और इस समय जो वुमेन्स है, इस समय महिलाओं को राइट टू एजुकेशन लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया गया है, छीन लिया गया। तो तभी यहाँ पर क्या है, कुछ महिला उसमें एक्सेप्शन है जो वुमेन्स स्कॉलर है, गार्गी, गंधर्व और मैत्रेय। ये 3 स्कॉलर्स किस में है, लेटर वैदिक पीरियड में है। यहाँ पे जो है लेटर वैदिक पीरियड में 4 आश्रम के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब जीवन का स्टेज जो है ये 4 स्टेज है। यहाँ जीवन जो है 100 साल मान के चला गया है। तो पहला जो स्टेज है ब्रह्मचर्य, दूसरा जो स्टेज है गृहस्थ, और तीसरा जो स्टेज है वानप्रस्थ, और चौथा स्टेज जो है संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो है ये लगभग 5 से लेकर 25 साल के बीच में, 0 से 5 क्या होता है, वो चाइल्डहुड का जीवन होता है। तो 5 से लेकर 25 साल के बीच में ब्रह्मचर्य को रख लिया गया। फिर 25 से 50 के लिए गृहस्थ को रख लिया गया, 50 से 75 को वानप्रस्थ में रख लिया गया, और 75 से 100 के बीच में संन्यास को रख लिया गया। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि एजुकेशन वगैरह प्राप्त करना है, यहाँ पर क्या करना है, शिक्षा को प्राप्त करना है। फिर जिस शिक्षा को प्राप्त किए हैं वो सही शिक्षा को प्राप्त करना, ब्रह्मचर्य। गृहस्थ का मतलब है कि एक मैरिटल लाइफ जीना है, उसके बाद क्या करना है, शादी विवाह करना है। और फिर इसके बाद वानप्रस्थ, फिर इसके बाद हमको क्या करना है, सामाजिक काम करना है। और फिर इसके बाद हमको क्या करना है, देश दुनिया से मतलब नहीं रखना, एक सन्यासी फॉर्म में हमें क्या करना है, जीना है। तो ये 4 स्टेजेस है जीवन का, क्या है, ये 4 स्टेज है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बाद 4 पुरुषार्थ के बारे में जिक्र किया गया लेटर वैदिक पीरियड में। 4 पुरुषार्थ सोसाइटी में क्या था, 4 पुरुषार्थ का जिक्र किया गया। मतलब पुरुषार्थ मतलब पुरुष, पुरुष कहने का मतलब है मानव है, पुरुष का यहाँ कहने का मतलब क्या है, मानव, मनुष्य। तो यहाँ जो पुरुषार्थ है, तो मानव होने के क्या गोल है, क्या लक्ष्य है। तो मानव होने के क्या लक्ष्य है, तो सबसे पहले इसके 4 लक्ष्य हैं। अपने धर्म को क्या करना है, पूरा करना है, अर्थ को, काम को और मोक्ष को।
धर्म कहने का मतलब जो उसके कर्तव्य है उसको पालन करना है, सही ढंग से उसके कर्तव्य को क्या करना है, पालन करना है। यहाँ धर्म का मतलब है कि अपने कर्तव्य, जो अपना कर्तव्य है वो पालन करना है। हिंदू मुस्लिम ये सब धर्म नहीं, यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य को फॉलो करना है। फिर इसके बाद अर्थ का मतलब हो गया कि एक आजीविका, मतलब अपने जीवन चलाने के लिए क्या करना है, पैसा कमाना है। लाइवलीहुड को क्या करना है, उचित तरीके से कमाना है, ऐसा नहीं कि गलत तरीके से पैसा कमाना है। तो उचित ढंग से क्या करना, आजीविका को चलाना। तो ये कहाँ लिखा गया है, अर्थ में, पुरुषार्थ के अर्थ में। फिर इसके बाद काम में जो है, उसके बाद जो है एक सेक्सुअल डिज़ायर भी क्या करना है, फुलफिलमेंट करना है, शादी ब्याह करना है। और फिर इसके बाद मोक्ष प्राप्त करना है। मतलब जो ये लाइफ साइकिल है, जीवन, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, जन्म और जो मृत्यु का जो चक्र है, इसे क्या करना है, मुक्ति पा लेना है। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में लोगों का मानना है कि जन्म के बाद मृत्यु होगा, तो मृत्यु ये लास्ट नहीं है, फिर से जन्म होगा। मतलब क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, रीबर्थ होगा। और फिर जब रीबर्थ होगा तो फिर मृत्यु होगा, फिर से रीबर्थ होगा। तो ये जो साइकिल है, जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, इससे हम क्या करना है, मुक्ति हो जाना। मतलब जन्म मृत्यु हुआ, फिर लास्ट क्या हो गया, ख़त्म। तो हमें क्या करना, मोक्ष का प्राप्ति करना है। इसके बाद जो है देखेंगे, नेक्स्ट जो है सोसाइटी देखें। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल देखेंगे कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे कि कैसा है। सबसे पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आर्य अपने देश को क्या कहते थे, राष्ट्र कहते थे। आर्य अपने देश को क्या कहता था, राष्ट्र। और राष्ट्र मतलब कबीले के फॉर्म में। अभी अर्ली वैदिक पीरियड में कबीले के फॉर्म में है, सब सिंधु के फॉर्म में है। फिर ये लोग धीरे धीरे क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, फिर कहाँ, गैंजेटिक वैली में जाएगा। तो ये जो है, इन लोगों के हिसाब से अलग अलग फॉर्म में ये लोग अभी है, कबीले के फॉर्म में। तो ये जो कबीले के फॉर्म में, उसे ये लोग क्या कहता था, राष्ट्र कहता था। मतलब देश कहता था, वो लोग क्या कहता था, राष्ट्र। मतलब जैसे आज देश हुआ, उस तरीके से वो लोग क्या कहता था, राष्ट्र कहता था। फिर राष्ट्र के नीचे जो होता था, जन कहलाता था। जन, राष्ट्र से छोटा क्या, जन। फिर जन के अंदर में क्या कहलाता था, विश्व कहलाता था। फिर विश्व से क्या, ग्राम कहलाता था। और ग्राम के फिर क्या कहलाता था, कुल। मतलब ये राष्ट्र को अपने 5 भागों में बांट के रखा था। यहाँ का जो देश है वो राष्ट्र को कितने भागों में, 5 भागों में बांट के रखा था। एक फैमिली से विलेज बनेगा, विलेज से फिर ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक मीन्स विश्व। फिर इसके बाद जिला या स्टेट समझो, जिला समझो जन, और राष्ट्र समझो स्टेट। तो इस तरीके से एक फैमिली से विलेज, विलेज से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से स्टेट, स्टेट से क्या हो गया, एक बड़ा एक स्टेट बन गया। तो राष्ट्र जो हो गया, फिर जन हो गया, विश्व हो गया, ग्राम हो गया, कुल हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। और इसका जो हेड कहलाएगा, तो मतलब जो राज्य का जो हेड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, राजन। इसी तरह जन का जो हेड कहलाएगा, मतलब जो जिला का जो हेड रहेगा, जनपति। जो विश्व रहेगा, विश्वपति। मतलब समझने के लिए, जैसे कि ब्लॉक है तो ब्लॉक का हेड कौन रहेगा, विश्वपति। फिर इसी तरह जो ग्राम रहेगा, तो ग्राम का जो मुखिया रहेगा, ग्रामिनी, आज के समय मुखिया। फिर कुल जो है, कुल मतलब फैमिली, उसका होगा कुलप। तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये 5 यूनिट में क्या किया था, अपने राष्ट्र को बांट के रखा था आर्यन लोग। फिर इसके बाद जो है, राजा का जो पद था, ये लोग क्या था, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जो आर्यंस है, तो जो राजा का जो पद हुआ, तो राजा का पद इस समय सुप्रीम नहीं था। और जो राजा जो चुना जाता था, एक असेंबली के द्वारा चुना जाता था। जैसे आज जो राजा चुना जाता है, जो सीएम या पीएम जो भी चुना जाता है, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा चुना जाता है पीएम को। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है 4 समिति है, 4 असेंबली है, सभा, समिति, विदत और गण। सभा, समिति और विदत और गण। सभा जो था, ये अपर हाउस की तरह काम करता था। अपर हाउस कहने का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के जैसा। आज स्टेट का तुलना करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और यदि सेंटर का तुलना करेंगे तो राज्यसभा की तरह। और ये राजा के चुनाव में भाग लेता था, इसमें महिला भी भाग लेती थी राजा को चुनने के लिए।
फिर इसका समिति जो है ये एक लोअर हाउस हो गया, जैसे आज के समय में लोकसभा, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी जो काउंसिल है वो होगा। तो यहाँ पे जो होता है लोकसभा में क्या होता है, डिबेट होता है, वाद विवाद का जगह होता है लोकसभा में। तो यहाँ वाद विवाद होता था और राजा का चुनाव में यहाँ भी क्या करता था, भाग लेता था, कौन, समिति भी। लेकिन एक तीसरा और एक चौथा भी जिक्र किया गया, जो सबसे पुराना है विदत। ये राजा के चुनाव में भाग नहीं लेता था, ये सबसे पुराना है। ये जो है, ये जो असेंबली है विदत, ये सबसे क्या है, पुराना है। और गण जो है ये एक मिलिट्री यूनिट है, एक सैन्य इकाई है। और सैन्य को ये दो भाग में रखा गया है, एक व्रात और एक श्रद्धा, व्रात और श्रद्ध। तो गण किसका यूनिट है, मिलिट्री का। सभा एक अपर हाउस, समिति एक लोअर हाउस। और ये सभा और समिति चुन करके किसको, राजा का पद को चुनेगा कि कौन राजा होगा। इसका मतलब है कि राजा को हटाया भी जा सकता है, इसलिए सुप्रीम क्या है, नहीं है। तो राजा को सलाह देने के लिए, यदि राजा पद पे है, जैसे आज सीएम है, तो सीएम पद पे तो सलाह कर देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, 12 अलग अलग मंत्री पद है, जिसको यहाँ पर रत्नीस बोला गया है। कितना, 12, जिसमें से फेमस है पुरोहित, जो धर्म का चीफ होगा, प्रिस्ट रहेगा। फिर एक दूत रहेगा, अस्पाज क्या रहेगा, दूत रहेगा। अस्पाज मतलब स्पाई। एक दूत रहेगा जो मैसेज को पहुंचाएगा। आज भी होता है, हर राज्य का अपना अपना क्या है, स्पाई है, उसको जानकारी क्या है, मैसेंजर के रूप में काम करेगा, अस्पाज बोलेंगे। जो पुलिस ऑफिशियल हैं उसको हम लोग जीवागिरी बोलेंगे, चाहे उग्र बोलेंगे, जीवागिरी या उग्र। और जो मिलिट्री हेड है, सैन्य का जो हेड रहेगा, उसको सेनानी बोलेंगे। तो ये तो आसान है, सेनानी। और जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, यदि आपस में डिस्प्यूट हुआ है वहाँ के लोगों में, तो मध्यमासी मतलब मध्यस्थता कौन कराएगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा, ये मध्यस्थता करवाएगा। मतलब ये जज के जैसा रहेगा, मध्यमासी क्या रहेगा, जज के जैसे रहेगा। तो ये 3-4 नाम है, ऐसे टोटल कितना है, 12 है लगभग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जीवागिरी और उग्र किसको बोला गया है, पुलिस को। अस्पा किसको बोला गया है, मैसेंजर को। और मध्यमासी मतलब मध्यस्थता करवाएगा, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। फिर ऐसे और भी बहुत सारा है। रथकार है, जो रथ चैरिएटर्स को बनाता है, चैरिएटर्स का संचालक करता है। इस तरीके से और भी बहुत सारा है। अर्ली वैदिक पीरियड में के बाद जो लेटर वैदिक पीरियड है, तो ये जो राजा का जो पद था उस समय असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जा रहा था। अब जो ये पद है ये क्या है, अब ये पद जो रहेगा हेरिडेटरी हो जाएगा, हेरिडेटरी हो जाएगा। और जो ये असेंबली जो था, सभा समिति विदत, ये जो सभा समिति विदत है, ये क्या करेगा, अब काम उतना बेहतर ढंग से नहीं करेगा, मतलब ये काम डिक्लाइन हो जाएगा। विदत तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, और सभा समिति का जो पावर है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर जो महिला का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, सही नहीं होगा। इसमें असेंबली में अलाउ भी नहीं अब मिलेगा, क्योंकि हम देखें अर्ली वैदिक पीरियड में किस तरीके से महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स भी था। अब जो है पॉलिटिकल राइट से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। यहाँ पे क्या किया, मना कर दिया गया कि यहाँ पे क्या होगा, अब राजा जो रहेगा वही सुप्रीम कहेगा, राजा जो बोलेगा सो होगा। राजा जुडिशियल पावर भी उसके पास रहेगा, किंग्स के पास क्या रहेगा, जुडिशरी पावर भी रहेगा। जिस तरीके से जुडिशरी पावर मध्यमासी के पास था, अब क्या है, जुडिशरी पावर पूरी तरीके से कौन कंट्रोल करेगा, राजा करेगा। और राजा क्या करेगा, अपने को डिवाइन बताएगा कि हमें कौन भेजा, ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। राजा कौन है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। मतलब राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइन थ्योरी, राजत्व का देवीय सिद्धांत। मतलब ये जो राजा जो है ये क्या है, देव के द्वारा भेजा गया है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये कहाँ लिख दिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। तो ये सब क्या किया, गड़बड़ लिख दिया फिर, कि ऐतरेय ब्राह्मण में क्या लिख दिया कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधित्व है। और बाकी सारे राइट्स को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया।
राजा ही क्या हो गया, अब सुप्रीम हो गया। फिर इसके बाद ये लोग जो राष्ट्र को 5 भागों में जो बांट के रखा था, तब धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग क्या करेगा, जो कंसंट्रेशन ये लोग का सब सिंधु में था, अब धीरे धीरे किधर बढ़ेगा, ईस्टर्न यूपी और बिहार तक फैलेगा। तो ये लोग जो ईस्ट में है, ईस्ट में जो है उसे वो लोग क्या कहेगा, साम्राज्य कहेगा। नॉर्थ में जो है उसे वैराज्य कहेगा। वैराज्य का जो हेड रहेगा उसको विराट बोलेगा। तब ये लोग क्या करेगा, उपाधि भी अब धारण करना चालू करेगा धीरे धीरे। अब टाइटल्स भी क्या करेगा, अज्यूम करना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर किंग्स का डिवाइन थ्योरी, मतलब दैवीय दैवीय सिद्धांत को अब क्या करने लगेगा, अब प्रमोट करने लगेगा। कौन? राजा लोग, कि राजा जो है पृथ्वी का ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधित्व है। तो ईस्ट वाला का क्या कहेंगे, साम्राज्य, और वहाँ का जो हेड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सम्राट। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अशोक सम्राट। फिर इसके बाद साउथ में जो है वहाँ वहाँ पे क्या कहेगा ये लोग, साउथ को भोज कहेगा, और वहाँ का हेड को क्या कहेगा, राजा भोज। फिर इसके बाद जो है नॉर्थ में वैराज्य, और उसका हेड को क्या कहेगा, विराट। और वेस्ट में जो है वेस्ट वाला रीजन को क्या कहेगा, स्वराज्य, और वहाँ का जो हेड रहेगा उसको क्या बोलेगा, स्वराट। और फिर 4 भाग हो गया। फिर इसका जो मध्य देश है, मतलब जो सेंट्रल रीजन में है, उस वहाँ को कहेगा राज्य, और वहाँ का हेड का क्या रहेगा, राजा। और फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे हम लोग 10 राजा नियुद्ध, जो परुष्णी नदी के किनारे हुआ, मतलब रावी नदी के किनारे हुआ, जिसमें से 10 राजा मिल करके एक राजा के खिलाफ क्या करता है, लड़ाई करता है। और जो 10 राजा था, जो नंबर में ज़्यादा दिख रहा था, वो क्या करता है, हार जाता है, और सुदास जो जाता है वो जीत जाता है। इस 10 राजा में जो था 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस दोनों मिल करके किसको साथ लड़ाई हुआ, सुदास के साथ, और सुदास क्या हुआ, यहाँ पे जीत गया। तो ये एक युद्ध हुआ है रावी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के क्या किनारे में। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये हमारा अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पर डिवाइन थ्योरी भी आ गया, दैवीय शक्ति राजा के पास। फिर इसके बाद ये लोग हेरिडेटरी भी मानने लगा, अनुवांशिक भी होने लगा, कि राजा का बेटा ही क्या करेगा, अब राजा बनेगा। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई असेंबली का कोई महत्व उतना नहीं रहेगा, इसलिए सभा समिति और विदत का क्या होगा, पावर घटा दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इकोनॉमी देखेंगे कि वैदिक पीरियड के समय में इकोनॉमी कैसा था। तो वैदिक पीरियड के समय में हम लोग 2 भागों में बांट के देखा है, कि अर्ली वैदिक का लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक पीरियड के समय में इकोनॉमी को देखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहेगा, व्यवसाय जो रहेगा, वो पशुपालन रहेगा, जबकि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो जाएगा। मतलब मुख्य रूप से यहाँ पे जो है पशुपालन जो है अब मेन ऑक्यूपेशन रहेगा, मेन मुख्य व्यवसाय कौन सा रहेगा, पशुपालन। लेकिन यहाँ पे जो लेटर वैदिक पीरियड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो जाएगा। किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। तो ठीक उसी प्रकार लेटर वैदिक पीरियड में भी क्या रहेगा, एग्रीकल्चर रहेगा। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में क्या रहेगा, पशुपालन रहेगा, क्योंकि सभ्यता का डिक्लाइन पहले हो गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो यहाँ का लोग जो है अब पेस्टोरल रहेगा, और लेटर वैदिक पीरियड में क्या रहेगा, एग्रीकल्चर प्राइमरी रहेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसमें एग्रीकल्चर नहीं रहेगा अर्ली वैदिक, लेकिन ये सेकेंडरी रहेगा। ये सिर्फ अपने खाने के लिए क्या करेंगे, उगाएंगे, बस कंजप्शन के लिए, खुद का कंजप्शन के लिए। और लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग क्या करेगा, खेती जो करेगा ये सरप्लस करेगा, और सरप्लस करेगा तो ये लोग फिर ट्रेड एंड कॉमर्स भी करेगा, जो कंजप्शन के लिए अपने इस्तेमाल करेगा, बाकी जो बचा रहेगा वो क्या करेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता था वीट, राइस, बार्ली, बीज, मूंग, उड़द, ये सब क्या करता था, ये लोग खेती करता था, सरप्लस खेती करता था। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये लोग का जो अर्ली वैदिक पीरियड के समय में जो प्रिय पशु है, मतलब फेवरेट एनिमल जो है वो गाय है। कौन है, गाय। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैटल रियरिंग, मतलब पशुपालन क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, मतलब मुख्य व्यवसाय ही पशु है। तो उसमें से फेवरेट पशु कौन है, ये लोग का गाय है, गाय है। और इस गाय के संदर्भ में बोला गया
कि इस गाय को मारा नहीं जा सकता, इसलिए इसे हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, अघन्य। मतलब जो गाय को मार दिया वो सबसे बड़ा जघन्य अपराध कहलाएगा, इसलिए इसे क्या बोला गया, अघन्य। तो सबसे बड़ा कोई अपराध था तो गाय को मारना क्या था, सबसे बड़ा अपराध था, तो इसको क्या बोला जाता था कि नॉट टू बी किल्ड, मतलब इसको मारा नहीं जा सकता, अघन्य। फिर इसके बाद एक गाय के लिए युद्ध होता था, तो जो जीता उसको क्या मिलेगा, गाय मिलेगा। गाय के लिए युद्ध किया जाने वाले को क्या बोलते थे, गविष्टि। क्या बोलते हैं, गविष्टि। और एक और शब्द है गाय के लिए, गौमत। जिसके पास जितना गाय रहेगा वो उतना क्या रहेगा, अमीर रहेगा। मतलब वेल्दी पर्सन का डिनोट करने के लिए क्या था, गाय था। जैसे आज के समय में वेल्दी पर्सन डिनोट करने क्या है, पैसा है, तो उसी तरह उस समय के लिए जब पशुपालन जब उसका मुख्य व्यवसाय है, तो जिसके पास जितना गाय, मान लेते किसी के पास 100 गाय, तो वो वेल्दी पर्सन कहलाया। लेकिन 200 गाय है तो उसे भी अमीर कहलाया, 400 गाय है तो उससे भी अमीर कहलाया, 5000 गाय है तो मुकेश अंबानी बन गया। तो इस तरीके से क्या है कि जिसके पास जितना अधिक है वो उतना क्या रहेगा, अमीर कहलाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोमत। फिर एक शब्द है गोधुली। गोधुली सब गाय से रिलेटेड है। गोधुली, गौ मतलब गाय, और धूली मतलब जब गाय चलता है तो क्या करता है, धूल उड़ता है। तो गाय को क्या कर दिया कि चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया। जब वो वापस आता था शाम के समय में, तो लोगों को लग जाता था कि अब जो है शाम होने वाला है, क्योंकि सारा गाय वापस क्या कर रहा, लौट रहा अपने अपने घर। तो ये टाइम को मेज़र करने के लिए एक तरीका था गोधुली। गाय को छोड़ दिया गया तो वो लोग जब चलता था तो धूल उड़ता था, इसीलिए कि इसका नाम पड़ा गौ धुली। तो वापस जब लौटता था शाम के समय में, तो ये टाइम मेज़र करने का तरीका था। यदि इस जगह पे पहुंचा तो वो लोग टाइम बताता था कि समय भी 12 बज रहा, 1 बज रहा। जब वापस लौटते हुए घर के करीब पहुंच गया तो अंदाज़ा लगाता था कि 4 बज रहा, 5 बज रहा। इस तरीके से ये मेजरमेंट है किसका, टाइम का, गोधुली। और गौयुति जो है ये डिस्टेंस का मेजर है, कि गाय जो था जिसको चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया, वो कितना डिस्टेंस तक कवर किया है। तो लोगों को अंदाज़ा लग गया था कि 5 माइल्स गया है, 4 माइल्स गया है, तो अभी 12 बज रहा होगा, तो इतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये लोग डिस्टेंस मेज़र करने का ये था गवयुति। गवयुति। तो गोमत किसके लिए, अमीर पर्सन के लिए। गोधली किसके लिए, टाइम के लिए। और गवयुति किसके के लिए, डिस्टेंस के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है कि यहाँ यहाँ पे जो टैक्स था, जो बलि था, ये वॉलेंट्री था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर अभी सेकेंडरी है, ऑक्यूपेशन है। प्राइमरी यहाँ पर क्या है, पेस्टोरल है, पशु पालना यहाँ क्या है, मुख्य व्यवसाय है। तो इसलिए जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता था, यहाँ का कोई मालिकाना हक नहीं होता, वो मालिक नहीं होता था उस ज़मीन का। तो जब ज़मीन का मालिक नहीं होता था तो टैक्स भी वो लोग कैसे नहीं देगा। तो देता भी था तो वॉलेंट्री रूप में, या नहीं भी देता था तो स्वेच्छा अनुसार कोई दे दिया तो दे दिया। क्योंकि एग्रीकल्चर उस समय क्या है, सेकेंडरी है, और कोई उसका मालिकाना हक नहीं है। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड चलेगा तो एग्रीकल्चर सरप्लस होगा। जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। जब ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो ज़मीन का मालिकाना हक किसी न किसी व्यक्ति को मिलेगा, तो उसका लैंड ऑनर हो जाएगा। जब उसको लैंड ऑनर का राइट्स मिल जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, राजा को टैक्स देना होगा। और टैक्स देगा तो बलि और भाग, कितना भाग, तो 1/6 और 1/12 जो प्रोड्यूस हुआ। मान लेते हैं कि 60 kg प्रोड्यूस हुआ, तो 1/6 कर देंगे तो कितना, 10 kg हमको देना होगा। तो उपज का जो है 1/6 और उपज का 1/12, ये अब इनवॉलेंट्री हो गया। मतलब ये देना ही देना था, मतलब ये अब नियमित कर दिया गया कि वहाँ के लोगों को क्या करना है, अब देना है। क्यों, क्योंकि वहाँ का ज़मीन एग्रीकल्चर कर रहा, और वहाँ का मालिकाना हक भी क्या है, लैंड ऑर्डर का राइट्स मिल गया है। इसलिए क्या करना होगा, टैक्स देना पड़ेगा बलि और भाग के रूप में, 1/6 और 1/12 के फॉर्म में। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है एक टैक्स कलेक्टर भी आ जाएगा, जो टैक्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो टैक्स कलेक्ट करेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाग दूघा। ये टैक्स कलेक्ट करेगा
और टैक्स कलेक्ट करेगा तो ये लोग जो एग्रीकल्चर करता था, तो जो व्यापार करता था, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो जनरली कौन करेगा? वैश्य से। हम बताए थे कि 4 वर्ण सिस्टम में जो तीसरा था वर्ण, वैश्य, तो वो क्या करेगा? वो टैक्स पेयर्स बनेगा। और फिर इसके बाद ये ट्रेजरी को मेंटेन करने के लिए एक संग्रहिता, संग्रहित्री, मतलब संग्रहित करेगा, संग्रहित्री, ये क्या करेगा? ट्रेजरी को मेंटेन करने के लिए एक बनाया जाएगा संग्रहित्री, मतलब ये ट्रेजरी है। तो राजा का जो संचालन होगा इसी ट्रेजरी से होगा, संग्रहित्री। और जो टैक्स कलेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? वो कलेक्ट करके देगा भाग दूंगा। तो अभी तो पैसे के फॉर्म में तो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, तो ये उपज का हिस्सा ले लेगा या फिर जानवर वगैरह ले लेगा, गाय वगैरह। इसके बाद यहाँ पर एक सिल्वर ऑर्नामेंट है जिसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं मिलता है, लेकिन एक सिल्वर ऑर्नामेंट है सतमाना और कृष्णाला, ये जो इस्तेमाल होने लगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये जनरली क्या था? ऑर्नामेंट्स था। ये सिक्के, अभी सिक्के का जानकारी अभी ये लोग को नहीं है, लेकिन सिक्के का एक थोड़ा सा प्रचलन शुरू हुआ, जबकि वर्ली वैदिक में जो निष्क था ये भी एक तरह का गोल्ड ऑर्नामेंट है। ये लोग ऑर्नामेंट का इस्तेमाल करता था पहनने के लिए, जैसे माला वगैरह पहनने का इस्तेमाल किया, लेकिन वही ऑर्नामेंट जो है ये किसके रूप में प्रयोग करने लगा? ट्रेड के रूप में प्रयोग करने लगा। इसलिए एक इसको हम लोग गोल्ड कॉइन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कॉइन के जैसा काम करने लगा। लेकिन कॉइन का भी कोई भी जानकारी वैदिक पीरियड में नहीं प्राप्त होता है। तो ये हमको याद रखना है कि गोल्ड वाला क्या है? निष्क है, और सतमाना और कृष्णाला जो है, कृष्णाला, ये सिल्वर है। फिर इसके बाद एक यहाँ पे मर्चेंट क्लास डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या है? सरप्लस है लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या है? सरप्लस है। तो यहाँ पर एक मर्चेंट क्लास बनेगा ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम श्रेष्ठिन या गिल्ड बोलेंगे। और यहाँ पे जब एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो उस एग्रीकल्चर को क्या करना पड़ेगा? रखना भी पड़ेगा। तो ये लोग पॉटरी भी बनाएगा। तो ये कैसा पॉटरी रहेगा? PGW कल्चर। पहले भी पॉटरी बता चुके हैं कि PGW कल्चर मतलब पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, मतलब वो जो रहेगा बर्तन वो पेंटेड रहेगा। कैसा रहेगा? पेंट किया हुआ रहेगा। और जबकि अर्ली वैदिक पीरियड के समय में मेनली जो है OCP कल्चर होगा। कौन सा? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, ऑक्योर कलर पॉटरी। कैसा? ऑक्योर कलर पॉटरी, OCP कल्चर। और यहाँ पर क्या रहेगा? पेंटेड ग्रेवियर कल्चर। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड के समय और लेटर वैदिक पीरियड के समय में किस तरीके से इकोनॉमी क्या था? चेंजेस आया। यहाँ पर मुख्य क्या था? पेस्टोरल, जबकि लेटर में क्या था? एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पर गाय का महत्व ज़्यादा था। अब धीरे धीरे यहाँ पे जो है अब लैंड ऑनर का राइट्स मिलने लगा, और टैक्स क्या हो गया? इनवॉलेंट्री हो गया, मतलब वो नियमित रूप से देना था। अब नियमित रूप हो गया। और फिर कुछ गाय के संदर्भ में कुछ टर्म भी था। अघन्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मारा नहीं जा सकता। गौमत था कि एक वेल्दी पर्सन, मतलब अमीर को दर्शाता था। गौदली एक टाइम को दर्शाता था, बताए थे। गौ मतलब गाय, और धुली मतलब जब वो पैरों से चलता था तो धूल उड़ता था। तो एक डिस्टेंस कवर करेगा और कुछ समय तक कवर करेगा। तो जो समय रहता था, यदि वापस आ गया तो मतलब शाम हो गया। यदि 5 माइल तक पहुँचे तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको गयुति बोलते थे। और टैक्स इस समय के लिए क्या था? स्वेच्छानुसार था, क्योंकि कोई तो लैंड ओनर्स का मालिकाना हक नहीं था। और ये कैसा सिस्टम था? बाटर सिस्टम पे था। तो सामान के बदले क्या दिया जाता था? सामान दिया जाता था। तो उस समय हो सकता था गाय या कैटल को दिया जाता होगा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया? इकोनॉमी लेटर और अर्ली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ का रिलीजियस एस्पेक्ट कैसा था, कि वहाँ का धार्मिक व्यवस्था कैसा था समाज में। हम लोग जब समाज देखे थे तो समाज हम लोग देखे कि वर्ण सिस्टम जो था अर्ली वैदिक पीरियड के समय में वो किस पे था? कर्म आधारित था। मतलब एक ही फैमिली में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते हैं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये जन्म आधारित हो गया, बाई बर्थ हो गया। तो यहाँ का जो रिलीजियस एस्पेक्ट देखेंगे तो ये लोग जो अर्ली वैदिक पीरियड है ये लोग नेचर को पूजा करेंगे। किसको?
नेचर वर्शिप करेगा। मतलब प्रकृतिवादी अवधारणा जो था उसको पूजा करेगा। हम 3 अवधारणाओं को देखे थे किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये लोग अभी भी किसका पूजा करेगा, नेचर का, नेचुरल चीज़ों का। और ये लोग क्या करेगा, यहाँ जो है पॉलीथिज्म, ये जो पूजा रहेगा ये बहुदेववाद पे आधारित रहेगा। यहाँ के लोग कैसे रहेगा, बहुदेववाद पर आधारित। कहने का मतलब ये लोग मानेंगे कि यहाँ पर जो सत्ता है, जो ऑथेंटिसिटी है ऑफ मेनी गॉड्स, यहाँ पर अनेक देवी देवताओं का क्या है, सत्ता है, इसको क्या करेंगे, ये मानेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुदेववाद। मतलब यहाँ पर ये लोग 33 भगवान के बारे में जिक्र किया गया। कितना, 33 गॉड। रिलीजियन एस्पेक्ट में देखेंगे तो किसका, 33 गॉड। और यदि हम गॉड का पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो 2 तरीके से उपासना करेंगे। एक प्रार्थना के फॉर्म में, प्रेयर के फॉर्म में, और एक यज्ञ के फॉर्म में। मतलब क्या करेंगे, यज्ञ होगा और फिर इसके बाद क्या होगा, गॉड का पूजा वगैरह होता है। आज भी होता है, कुछ भी होता है तो क्या होता है, यज्ञ होता है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में 33 गॉड का जिक्र किया गया है। तो इसीलिए 33 गॉड का जिक्र किया गया, इसीलिए क्या है, ये पॉलीथिज्म है। यहाँ पर भी जो धर्म का सिस्टम जो है ना, 3 अवधारणाएं, जैसे हम वहाँ पे बताए थे 3 कंसेप्ट, तो ठीक इसी प्रकार 3 कंसेप्ट यहाँ एक और बताते हैं, पॉलीथिज्म, बहुदेववाद, एक होता है हेनोथिज्म, हेनोथिज्म, और एक होता है मोनोथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब होता है जहाँ पे अनेक देवी देवताओं का क्या हो, ऑथेंटिसिटी हो, मान्यता हो कि सभी देवी देवताओं का क्या है, अपना अपना सत्ता है। तो यहाँ पर मेनी गॉड्स के बारे में जिक्र किया जाएगा, सबका क्या है, इक्वल इम्पोर्टेंस रहेगा। लेकिन हेनोथिज्म क्या है, ये लोग अनेक देवी देवताओं का सत्ता को मानते हैं, लेकिन उसमें से भी एक गॉड जो है वो सुप्रीम होते हैं। मतलब एक गॉड जो है वो सुप्रीम रहेगा, कोई ना कोई। लेकिन हाँ, ये लोग जो है बहुदेववाद को मानते हैं, साथ ही साथ एक गॉड, उस 33 गॉड में से कोई ना कोई एक गॉड क्या रहेगा, सुप्रीम रहेगा। अब मोनोथिज्म जो है एक ईश्वर को मानेगा, किसको, एक ईश्वर, ओनली वन गॉड को। तो यहाँ पर जो अर्ली वैदिक पीरियड के समय में जो है ये बहुदेववाद है। मतलब यहाँ पर ढेर सारे 33 गॉड्स का जिक्र किया गया है और 33 गॉड्स का क्या है, महत्व है। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है, अब यहाँ पर ये लोग पॉलीथिज्म को तो मानेगा ही मानेगा, साथ ही साथ ये लोग हेनोथिज्म को अब क्या करेगा, मानेगा। मतलब एक गॉड जो है, अब प्रजापति जो है, प्रजापति ब्रह्मा जो है, अब वो सुप्रीम गॉड कहलाएगा। तो प्रजापति ब्राह्मण जो है अब सुप्रीम गॉड हो जाएगा, कहाँ, हेनोथिज्म में। मतलब लेटर वैदिक पीरियड हेनोथिज्म आधारित रहेगा। उनमें से भी क्या होगा, एक प्रमुख होगा जिसको सुप्रीम गॉड बोलेंगे, और यहाँ पर बहुदेववाद पर आधार रहेगा। और ये किसका पूजा, नेचर का पूजा। हम बताए थे पहले किसका पूजा, मानव काल, जो आदि मानव काल से क्या होता है, पहले नेचर का पूजा, फिर पर्सन के फॉर्म में और फिर इम्पर्सन के फॉर्म में। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है 33 गॉड जो है ये नेचर आधारित है। तो इंद्र सबसे मोस्ट पावरफुल गॉड, इंद्र जो है ये गॉड ऑफ रेन एंड थंडर का है। मतलब लाइटनिंग जो चमकता है और जो वर्षा का जो देवता है, ये क्या प्रकृति ही तो है, वर्षा और ठंडा। तो इसे क्या कहा गया, इंद्र कहा गया। इंद्र का 2-3 नाम और है, रथेंद्र, पुरंदर, इनका क्या नाम है, और विजेंद्र, अलग अलग नाम है, रथेंद्र, पुरेंद्र और विजेंद्र। और ये जो है ऋग वैदिक टेक्स्ट में, ऋग वेद में ये 250 बार शब्द को इस्तेमाल किया गया है। इंद्र, इंद्र कितने बार, 250 शब्द इस्तेमाल किया गया है। फिर इसके बाद दूसरा जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल जो है अग्नि, आग का देवता, गॉड ऑफ फायर। गॉड ऑफ फायर जो है माना जाता है कि ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है, आग, मानव, ह्यूमन और गॉड के बीच में, ह्यूमन और गॉड के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, मतलब मैसेंजर का काम करता है। तो
ये 200 शब्द 200 बार ये क्या किया गया, ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया। 200 बार ये मतलब जब मंत्र पढ़ेंगे या फिर भजन करेंगे तो उसमें हाइम्स जो है 200 बार आएगा। ये अग्नि अग्नि देवता का जिक्र 200 बार किया गया है ऋग्वेद में। फिर इसके बाद इसी तरह वरुण, वरुण किसका देवता, समुद्र और जल का देवता, वाटर और सी का क्या है देवता वरुण। इसी तरह और भी बहुत सारा है, नासत्य है, अश्विनी है, तो सावित्री है, सौर्य देवता है, पृथ्वी देवता है। तो ऐसे और भी क्या है बहुत सारा देवता, जिसमें हम दो मेजर बता दिए, सबसे ज़्यादा इंद्र, फिर इसके बाद अग्नि। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में आता है तो ये अधिदेववाद पे मतलब हेनोथिज्म, अनेक देवी देवताओं होने के बावजूद भी उसमें से भी कोई एक प्रमुख देवता कौन, आदि पुरुष को मानते हैं, सुप्रीम गॉड। यहाँ पे सबसे सुप्रीम गॉड कौन है, आदि पुरुष मतलब ब्रह्मा। बाद में फिर यही क्या हो जाएंगे, ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा, आदि पुरुष। फिर इसके बाद हम बताएं कि ये जो वर्शिप करने का जो तरीका था यज्ञ और प्रार्थना के फॉर्म में। तो यज्ञ जो था, अब ब्राह्मण्स जो है अब यज्ञ आधारित ज़्यादा प्रमोट करेंगे। अब ये पृष्ठ जो, अब पृष्ठ क्लास जो है ब्राह्मण्स जो है ये लोग अब यज्ञ करके ही मानेगा। अब यज्ञ जो है इतने, यज्ञ भी दो तरीके से, एक महायज्ञ एक लघु यज्ञ। महायज्ञ जो था ये राजाओं के लिए था, बड़े बड़े जो राजाओं थे वो लोग महायज्ञ करते थे। और जो कॉमन पीपल था जो घर में जो यज्ञ करता उसको लघु यज्ञ बोला जाता था। हाउस होल्ड में ये प्राइवेट लोग करता था लोग, जैसे पंच लघु यज्ञ, दरसम लघु यज्ञ, पूर्णिमा लघु यज्ञ, इस टाइप से क्या है ये और भी ढेर सारा यज्ञ है। महायज्ञ जो राजाओं करता था जो फेमस था, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूया यज्ञ, अग्निहोस्त्रमा यज्ञ। तो ये जो यज्ञ चार है ये फेमस है किसके लिए, राजाओं के लिए। जब राजाओं को अपने इलाका को जीतना होता, अपने इलाका को बढ़ाना होता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना होता था, तो उस कौन से यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ। ये जो अश्वमेध यज्ञ, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा को क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था कि वो जिस जिस इलाका में जाएगा वो इलाका उस राजा का हो जाएगा। यदि उसे कोई रोकेगा तो फिर युद्ध होगा, फिर युद्ध होगा तो जो युद्ध में जीतेगा उसका होगा। यदि ये लोग भी देख लिया जाता था कि यदि घोड़ा को छोड़ दिया गया, यदि उस घोड़ा यदि पावरफुल है मतलब पावरफुल राजा है, तो उसका जो अगल बगल का जो कमज़ोर राजा है, तो घोड़ा यदि चला गया तो कमज़ोर राजा पे क्या हो जाएगा, उसका सत्ता हो जाएगा, साम्राज्य उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि यदि उसको घोड़ा को कोई रोका, बगल वाला उसका साम्राज्य, तो उसको क्या करेगा, दोनों के बीच में युद्ध होगा, फिर जो जीतेगा वो होगा। लेकिन जनरली अश्वमेध यज्ञ जो भी कराता था तो उसका अगल बगल वाला इलाका क्या कर लिया जाता था, ले ही लेता था, क्योंकि जानता था उसका बगल का राज्य क्या है, कमज़ोर है। फिर इसी तरीके से राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो है जब राजा जब जीत जाता, लड़ाई करके जब जीत गया, घोड़ा को छोड़ दिया गया, हॉर्स को सेक्रीफाइस कर दिया गया कि जहाँ गया वो इलाका मेरा। तो राजसूय यज्ञ में जो है यहाँ पे जब जीत गया तो शपथ ग्रहण जब होता था राजा का, तो शपथ ग्रहण के समय में जैसे राजा का शपथ ग्रहण तो राजा को अपना श्रेय दिया जाता था, तो एक रॉयल कोरोनेशन करवाया जाता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, राजसूय यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ जो है ये अपना शक्ति प्रदर्शन को दिखाया जाता था। जब वो अश्वमेध यज्ञ कराया तो फिर एक अपना शक्ति प्रदर्शन होता था, जैसे आज के समय में जैसे पीएम का शक्ति प्रदर्शन होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन में, किस तरीके से एयरफोर्स वगैरह ये सब दिखाता है, मिलिट्री दिखाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार वाजपेयी यज्ञ उस समय होता था, जो अपना शक्ति प्रदर्शन अपना स्ट्रेंथ को दिखाया, उसे हम क्या बोलेंगे, वाजपेयी यज्ञ बोलेंगे। और फिर इसके बाद अग्निहोस्त्रमा यज्ञ जो है ये, इसमें एनिमल का सेक्रीफाइस किया जाता था इसमें, और साथ ही साथ ये अग्नि को डेडिकेटेड था। अग्निहोस्त्रम किसको डेडिकेटेड था, अग्नि देवता को। और इसमें कुछ सोम रस वगैरह जैसा अल्कोहल चीज़ कंज्यूम किया जाता था। तो यज्ञ हम लोग देख लिए। और जब भी यज्ञ होगा तो अग्नि वेदिका होना जरूरी है। क्या जरूरी है, अग्नि वेदिका। हम देखे थे कि लोथल से और कालीबंगन से क्या मिला था, शायद कालीबंगन ही था, कालीबंगन
से क्या मिला था, फायर अल्टार्स मिला था, मतलब अग्नि वेदिका। फिगर भी हम दिखलाए हुए थे अग्नि वेदिका। तो अग्नि वेदिका इस तरीके से था, स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ पर क्या किया जाता था, आग जला दिया जाता था। और फिर ब्राह्मण सब क्या करेंगे, यज्ञ करके ही मानेंगे, यज्ञ का बोलबाला हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये जो अग्नि वेदिका था, ये 3 तरीका अग्नि वेदिका था। कितने तरीके का, 3 तरीके का। तो एक जो था ग्रहपत्य, ग्रहपत्य जो था वो सर्कुलर था, मतलब ये सर्कुलर बनाया गया था अग्नि वेदिका। फिर यहाँ पर आग जला करके, और फिर इसके बाद ये यज्ञ होता था। तो ये सर्कुलर फायर अल्टार था। फिर एक स्क्वायर था जिसको हम लोग आवान्या बोला गया। ग्रहपत्य जो था वो सर्कुलर, और जो अवान्य था वो स्क्वायर, और दक्षिणा अग्नि जो था वो सेमी सर्कुलर था, मतलब इस टाइप से शिप बना हुआ था। और फिर यहाँ पर आग जला दिया गया। फिर जो अपना रिचुअल्स हुआ तो हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि अर्ली वैदिक पीरियड के समय में रिचुअल्स इम्पोर्टेंट नहीं था, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में रिचुअल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। कर्तव्य को फॉलो करने से ज़्यादा किसको हो गया, धर्म फॉलो करने से जो हो गया, अपने कर्तव्य को जो फॉलो करने के लिए पुरुषार्थ में बोला गया था। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो जाएगा, लेटर वैदिक पीरियड में हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से यज्ञ आधारित हो जाएगा, पूरे रिचुअल्स को क्या करेगा, स्ट्रांग बना देगा। तो दक्षिणा अग्नि सेमी सर्कुलर, ये 3 तरीके का क्या है, फायर है। और जो वैदिक सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब ये जो यज्ञ हो रहा है, उसको सरौता सूत्र में लिखा गया है। किसमें, सरौता सूत्र, सरौता सूत्र, SHRAUTA, सरौता सूत्र में लिखा गया है इसे। वैदिक सेक्रीफाइस जो यज्ञ है, इसको इस किताब में लिखा हुआ है वैदिक सेक्रीफाइस कैसे। और इसमें क्या है, 3 तरीके के, स्क्वायर है, एक सर्कुलर है, एक सेमी सर्कुलर है। स्क्वायर वाला का अवान्या, और इसको गृहपत्य, गृहपत्य, और इसको दक्षिणाग्नि। इस तरीके से जो रिलीजियस एस्पेक्ट है। फिर इसके बाद जो है, आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर इसके बाद आगे देखेंगे।